Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने वाले हैं. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं. रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो लाइट क्या करता है? बेंड करता है ना, मुड़ता है. तो अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस एक नंबर है, एक प्योर नंबर है ना, एक प्योर रियल पॉजिटिव रियल नंबर जो क्या बताता है जितना वैल्यू इसका ज्यादा होते चला जाएगा उतना लाइट उस मीडियम में बेंडिंग ज्यादा करेगा. समझ में है ना? अगर हम लिखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है, और दूसरा एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तीसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव 2.42, तो बेंडिंग ऑफ लाइट किस मीडियम में ज्यादा होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट ये तीनों मीडियम में से किस मीडियम में लाइट ज्यादा मुड़ेगा? ये मीडियम हो गया, ये वाला नेक्स्ट, और ये थर्ड मीडियम. लाइट जब ऐसे आएगा, है ना, 3 मीडियम बना देता हूं, 1 मीडियम 2 3 नंबर मीडियम. ठीक है, मीडियम 1, ये मीडियम 2 और मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना. इसका कितना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का 2, इसका 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42. अब लाइट आ रहा है, तीनों केस में सेम एंगल बना के आ रहा है. नॉर्मल के साथ तीनों केस में सेम एंगल बना के आ रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों केस में सेम है. ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है, तीनों केस में 60 डिग्री है, तो लाइट किस में बेंड ज्यादा करेगा बताओ? बेंडिंग ऑफ लाइट तुमको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? लाइट को कौन सा मीडियम ज्यादा मोड़ेगा? हाँ, ये वाला मीडियम ज्यादा मुड़ने वाला है. ठीक है, ये वाला कुछ हल्का सा ऐसे मोड़ दिया है ना, इसमें थोड़ा और ज्यादा मुड़ा, इसमें बहुत ज्यादा लाइट मुड़ जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है ना. ये वैल्यू बताता है कि इस मीडियम में ज्यादा मुड़ने वाला है. ठीक है, तो कितना मुड़ा जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा. ज्यादा यहाँ मुड़ा इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. ये लाइट को कम मोड़ता है इसलिए इसका थोड़ा कम है, ये बहुत कम मोड़ता है इसलिए इसका बहुत कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ आ गया ना? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is the measure of amount of bending of light when light travels from one medium to another. Okay, so it represents the amount of bending of light. It is refractive index is represented by n and it is the pure number. देखो ये मीडियम, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है. ठीक है, तो लाइट जब जिस मीडियम में जाता है, जिस मीडियम से आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकलता है, जिस मीडियम में जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है. समझ में आना? लाइट जहां से आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकलता है, जिसमें लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है. तो ये मीडियम में जा रहा है तो हम कैसे लिखेगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. समझा कि नहीं? ये मीडियम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है n21. ये n21 बताता है कि हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम लाइट को एयर से आने दे रहे हैं, एयर से, और जा कहा रहा है ये ग्लास में जा रहा है. लाइट आया एयर से और घुसा ग्लास के अंदर में. ठीक है, तो हम ये चीज कैसे लिखेगा? हमको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा? एयर के रिस्पेक्ट में मिलेगा, है ना. ये एयर के अलावा हम ये ऐसा भी ले सकता था, ये एयर नहीं लेकर के वाटर ले लिया और यहाँ ग्लास ले लिया, है ना, तभी बेंडिंग होगा. अब इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही निकलेगा, लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? वाटर के रिस्पेक्ट में. समझ में है ना? तो आने वाला मीडियम जहां से लाइट आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है ना. तो उसी हिसाब से हम लोग अलग अलग एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के रिस्पेक्ट में अलग अलग मिलेगा हमें. समझ आ गया? अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम लोग जो स्नेल्स लॉ था उसको और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाले हैं. ठीक है, हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है. स्नेल्स लॉ बोलता है कि अगर हम 2 मीडियम फिक्स कर दें, ठीक है, एयर और मान लो एयर और ग्लास फिक्स कर दें, ठीक है, और हम लोग लाइट को कंसीडर करते हैं, लाइट को आने देते हैं, एयर से ग्लास में आने देते हैं, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये 2 मीडियम फिक्स्ड है तो ये जो रेशियो आएगा कोई भी एंगल के लिए, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर
फिक्स्ड होगा, है ना। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ले लें, अगर हम लाइट एयर से ग्लास में कंसीडर कर रहा है तो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले ले तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, लेकिन ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ये रेशियो कब चेंज होगा? जब हम लाइट को ग्लास से एयर में पहुंचा दें, है ना, रास्ता बदल दे, तब चेंज हो जाएगा, या फिर हम ये दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम बदल दे, तब ये रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए रेशियो कितना मिलता है? ये रेशियो कांस्टेंट है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और रेशियो एयर और ग्लास के लिए 1.5 है। अगर हम मीडियम चेंज करके अब क्या कर दिया, अब हम लोग कर दिया वाटर एंड एयर एंड वाटर, एयर और वाटर कर दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो साइन आई बाई साइन आर होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई एंड आर। आई का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, जैसे आई बढ़ेगा वैसे आर बढ़ेगा, लेकिन ये रेशियो हर समय फिक्स्ड रहेगा। ये क्या होगा? 1.33। समझ में आया ना? मीडियम, दो मीडियम जैसे ही चेंज होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। इस केस में देखो रेशियो कितना है? 1.5। क्यों? मीडियम एयर टू ग्लास है, लाइट एयर टू ग्लास जा रहा है ना। या 1.5 को 3/2 लिख सकते हो। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर लाइट का तुम पाथ बदल दोगे, है ना, लाइट का पाथ बदल दोगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आया है ये भी उल्टा हो जाएगा। लाइट का पाथ बदल दोगे मतलब समझे, लाइट अभी एयर से ग्लास में आ रहा है ना, अगर ग्लास से एयर में भेज देते हो तो क्या होगा? ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार इस केस में ये आई हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला है वो आर हो जाएगा, है ना। तो ये रेशियो भी घूम जाएगा। इसलिए पेयर ऑफ मीडिया अगर फिक्स रखते हो, स्नेल कहता है कि अगर हम दो मीडियम को फिक्स करें और लाइट को उसी मीडियम के थ्रू पास कराए, मतलब एयर से ग्लास पास कराए, तो रेशियो आई का हम जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे आर भी चेंज होगा, और उसी चेंज होने की वजह से रेशियो हर समय समान होगा, रेशियो इक्वल होगा। क्योंकि ये बढ़ेगा, मान लो ये वैल्यू बढ़ गया, ये वैल्यू मान लो ये 3/2 है, और किसी कारण से एंगल बढ़ाने की वजह से ये वैल्यू 6 हो गया, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा, ये 4 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर और बढ़ गया, ये वैल्यू भी और बढ़ेगा, लेकिन रेशियो हर समय समान होगा, है ना। ये पेयर ऑफ मीडिया के लिए, इस वजह से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको अगर याद करना है हम याद कर सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है? 1.5, और ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा, है ना। एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स रहता है, चाहे कोई भी एंगल हम कंसीडर कर ले, ठीक है। और इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है तो एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेगा, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला जा सकता है। एक प्रॉपर रिलेशन देता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो मीडियम का बेंडिंग या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बीच में। तो ये स्नेल्स लॉ कहता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को देखो, ये कांस्टेंट जो है ये असल में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इस मीडियम का, ग्लास का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना है ये? 1.5। ये कांस्टेंट था ना, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाएगा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब हम जानते हैं कि जिस मीडियम में जा रहा है उसको पहले लिखना है, और जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसको बाद में लिखना है। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5। समझ में आया ना? अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जो तुम्हारा ये साइन आई बाई साइन आर निकल रहा है, ये किसका होगा? ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ गया ना बात को? साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है? जिसमें लाइट घुसता है उसका, और जिससे लाइट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, हमें क्या करना है अभी? हमें एंगल का, देखो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन आई आ रहा है, साइन आ रहा है, आई और आर क्या एंगल्स है ना। तो अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल्स पे हम लोग देखेंगे साइन का वैल्यू क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या हो गया? स्टैंडर्ड एंगल्स जो है, एंगल को थीटा बोल देता हूँ, वो हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दीज आर स्टैंडर्ड एंगल्स। अब देखते हैं साइन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स पे, ठीक है। साइन 0 पे क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन ऑफ दैट एंगल भी बढ़ता है ना। आई बढ़ रहा है तो साइन आई भी बढ़ेगा, है ना। साइन आई भी बढ़ रहा है, देखो 0 था, 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन में ये वैल्यूज लगेगा तुम्हें, कहीं कहीं तुम्हें दे देगा। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 30 डिग्री है। तो अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालो। तो कैसे निकालोगे? हम लोग तो जानते हैं ये चीज को लिखने का तरीका हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन फिर हम लोग निकालेंगे कैसे? तो हमें फॉर्मूला भी पता है कि एक फॉर्मूला है जो साइन और दोनों साइन आई और साइन आर को रिलेट करता है एन के साथ। अब आई कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 30 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री √3/2 और 30 डिग्री 1/2, 2 कैंसल, यानी ये वैल्यू √3 हो गया, है ना। √3 का मतलब 1.73, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मिल गया हमें 1.73। समझ गए? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है,
जहां पे हमें एंगल्स दिया होगा और एंगल्स की मदद से तुमसे पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो और देखो कि अगर हम लाइट को ऐसे ले लिया है ना, इस तरीके से लाइट को कंसीडर किया, लाइट अब कहां से आ रहा है, इस मीडियम से आ रहा है, मीडियम 2 से आ रहा है और मीडियम 1 में जा रहा है ना, और हमें बोला है गया कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसका निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा बताओ अब, 1 का निकलेगा। हाँ, और किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, 2 के रिस्पेक्ट में निकलेगा। और फॉर्मूला क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर ही होता है हर समय। अच्छा आई क्या है, व्हाट इज आई, नो 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 60 नहीं है इस बार देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना 30 डिग्री यानी 1/2 और 60 डिग्री मतलब 1/√3/2, ये और ये कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया है ना। यहाँ कितना आया था, यहाँ √3 आया था, यहाँ 1/√3 आ रहा है, यानी रेसिप्रोकल नहीं हो गया, रेसिप्रोकल हो गया ना, उल्टा हो गया, पहले 1 था √3 था, नीचे 1 था, अब इस केस में 1/√3 हो गया, उल्टा हो गया, यानी ये दोनों के बीच में रिलेशन है, 1 2 और 2 1 के बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, n2 1 इज इक्वल टू 1/n12, यानी हमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पता है, मान लो एग्जांपल 1/2 है फॉर एग्जांपल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, या ये मान लो ये 4/3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 4/3 है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, 3/4। समझ गया ना कैसे निकालना है, बस रेसिप्रोकल कर देना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे काम करता है ना, लाइट जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वो ट्रेवल बैक कर जाता है, ठीक है, फिर से उसी रास्ते से रिटर्न हो जाता है, इसी वजह से ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। ओके मिटा दे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरह का होता है, ठीक है, वो 2 तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हम लोग कैसे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, that is n21 is defined as the speed of light in medium 1 with respect to is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, ठीक है। मान लो ये मीडियम 1 रहा और ये मीडियम 2 रहा, इसमें लाइट का स्पीड v1 है, इसमें लाइट का स्पीड v2 है, लाइट आ रहा है मीडियम 1 से, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जहां से लाइट आ रहा है उसमें लाइट का स्पीड क्या है उसको न्यूमरेटर में लिखो और जिसमें जा रहा है ना उसका स्पीड डिनोमिनेटर में लिखो, यानी देखो जो पहले लिखा गया है उसका बाद में है ना, जो यहाँ पहले वो यहाँ पे नीचे है, जो यहाँ बाद में है वो ऊपर है, यानी ऊपर जहां से आ रहा है लाइट उसका स्पीड को ऊपर लिखना है, उसमें लाइट का स्पीड को ऊपर लिखना है, और जिसमें जा रहा है उसमें जो लाइट का स्पीड है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ये रेशियो से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये रेशियो से तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब ये हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कहां से लाइट आ रहा है, वाटर से आ रहा है, तो वाटर ऊपर लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब हमें ये दोनों पता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, और वाटर में कितना है, वाटर में 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से जो नंबर मिलेगा वो प्योर नंबर होगा 2.25/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 100 से इंटू कर देंगे 225/200 और फिर कैंसिल कर देंगे, ये 8 जा और ये 9 जा, यानी हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो क्या है 9/8। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मिल गया है, तो क्या हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए निकाल सकते हैं, बताओ क्या होगा वैल्यू,
8/9, बस ये वैल्यू को वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा 8/9। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना ये जो पहला वाला मीडियम है ये फिक्स्ड है, एयर हो सकता है या फिर ये क्या होगा, वैक्यूम होगा। यानी लाइट कहां से आ रहा है, या तो एयर से आ रहा होगा वरना वैक्यूम से आ रहा होगा। यानी जैसे हम लोग नेचुरल नंबर में हमें पता होता है ना, नेचुरल नंबर में हमें पता होता है कि डिनोमिनेटर में क्या है ना, पता है ना डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें पता होता है कि लाइट कहां से आ रहा होता है, लाइट एयर या वैक्यूम से आ रहा होता है। यानी इसमें जो लाइट का स्पीड होगा ना वो भी फिक्स्ड हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस केस में ये न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो सकता है, चेंज होते रहेगा। इस केस में न्यूमरेटर फिक्स्ड है, ये न्यूमरेटर फिक्स्ड हो गया है ना, अब ये चेंज नहीं होगा, ये तो परमानेंट हो गया। अब जिसमें लाइट घुसेगा ये तो लाइट आ रहा है एयर या वैक्यूम से, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो लाइट का स्पीड है वो फिक्स्ड है, लेकिन जिसमें जा रहा है उसका स्पीड मान लेता हूं v है। जिस मीडियम में जा रहा है उसका स्पीड मान लेता हूं, उस मीडियम में लाइट का स्पीड v है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी c/v। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, c/v। जहां से लाइट आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी वैसे डिफाइन कर सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। क्या कह सकते हो, इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है। जैसे दैट इज nm इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम to the speed of light in that medium, ठीक है। हो गया ना, ये फॉर्मूला आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में जो लाइट है, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और जिस मीडियम से लाइट आ रहा है यानी एयर या वैक्यूम से लाइट आ रहा है तो उसको ऊपर रखना है, c ऊपर रहेगा v नीचे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखो पीछे में बगल में मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ लिखा है बगल में, कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब लाइट कहां से आ रहा है, एयर या वैक्यूम से आ रहा है। यानी हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी क्या हो जाएगा, ये 3 × 10⁸ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना था, 2 × 10⁸। ये और ये कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, 3/2 और 3/2 को कैंसिल करोगे तो है ना 1.5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम्हारे बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसमें सारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया गया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो कि बुक में है वो डायमंड का है, वो है 2.42। ये किसका है, ये डायमंड का है, और ये किसका है, ये वैक्यूम का है, ठीक है। एयर का थोड़ा ज्यादा होता है, एयर का 1.0008 है। तो देखो इस वजह से एयर या वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही माना जाता है, हम लोग लगभग 1 कह सकते हैं। एयर का भी एयर और वैक्यूम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुक के अनुसार 2.42 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42. What do you mean by this statement? ठीक है, what is the meaning of this statement? अगर एक मीडियम का डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 इसका मतलब क्या होता है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.42, और फॉर्मूला क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, c/स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, vd = c/nd, यानी c हो गया 3 × 10⁸, और nd कितना हो गया 2.42। यानी जब ये डायमंड में जब लाइट घुसेगा तो उसका जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड होगा डायमंड में, वो क्या होने वाला है, वो जो भी स्पीड रहेगा है ना उससे 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसको c पकड़ते हैं,
लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी पकड़ लेते हैं, सी रहने देते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जितना होगा उससे 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा लाइट जब एयर से डायमंड में घुसेगा। तो समझ में आना, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय 2.42 टाइम्स देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दैट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना। एयर और वैक्यूम के मुकाबले उसका स्पीड, लाइट का स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा उस मीडियम में जाते ही। less than the speed of light in air or vacuum। तो उसी की तरह अगर पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास कितना है 1.5, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अगर पूछा जाए सेम डेफिनेशन इसके लिए भी तुम यूज कर सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। लाइट आ रहा है एयर या वैक्यूम से और इस मीडियम में घुस रहा है, इसमें लाइट का स्पीड सी है और इस मीडियम में लाइट का स्पीड मान लो vm है या v है ना, v है मान लो, इस मीडियम में लाइट का स्पीड v है, vm ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो तुम देखो ये दोनों में रिलेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम में कैसा रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये स्पीड बढ़ जाएगा, अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कम हो जाएगा, है ना। जैसे तुम देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकला 1.5, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना निकलेगा 1.33। ठीक है, अब ग्लास में लाइट का स्पीड देखो कितना है, ये है 2 × 10⁸ और वाटर में लाइट का स्पीड कितना है 2.25 × 10⁸। देखो वाटर में लाइट का स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू ग्लास ज्यादा है, इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ये क्या है वाटर, ये ग्लास हो गया, ये वाटर हो गया। तो तुम देख लो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखने से कंपैरिजन हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या था, कम है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इसका उल्टा होता है, स्पीड के केस में उल्टा होगा क्योंकि ये दोनों उल्टा रिलेशन कैरी करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो स्पीड होगा ऑफ लाइट इन वाटर विल बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब तुम्हें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए 3-4 और पूछा जाए कि वाटर का क्या होगा, है ना, अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए 2-3 मीडियम का और तुम्हें पूछ ले कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, तो तुम बता सकते हो, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक मीडियम है, मान लो उसमें है 1.33 और दूसरा मीडियम है मीडियम 1, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.44 और एक तीसरा हो गया 2.43। अब पूछेगा किस मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, किस मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। हाँ, इस मीडियम 1 में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, इसमें मैक्स होगा, मैक्सिमम स्पीड इसमें होगा। और मिनिमम स्पीड किसमें होगा, मिनिमम स्पीड जो है 3 में होगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, उल्टा है दोनों के बीच में रिलेशन। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा। देखो स्नेल्स लॉ हमें कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि sin I by sin R इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऑफ द मीडियम जिसमें लाइट घुस रहा है। तो ये I हो गया और ये R हो गया, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। तो इसमें लाइट घुस रहा है ना, मीडियम 1 से आ रहा है, मीडियम 2 में घुस रहा है, तो क्या होगा sin I by sin R क्या होगा n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसमें लाइट का स्पीड मान लो v1 है, इसमें लाइट का स्पीड v2 है, तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो। यस, जहां से लाइट आ रहा होता है वहां में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय जिसमें लाइट जा रहा है उसका, उसमें लाइट का स्पीड। तो इसके मदद से ये दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा। क्या होगा ये sin I by sin R इज इक्वल टू v1 by v2, एक रिलेशन बन गया।
ठीक है, साइन आई साइन आर और वेलोसिटी के बीच में। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पे तो सेकंड मीडियम तो मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, अगर ये सेकंड मीडियम एयर हो गया है, वैक्यूम हो गया, तब जाके एब्सोल्यूट हो जाएगा, और उस केस में ये ऊपर वाला जो है वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो तुम्हारा मास डेंसिटी होता है। मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर नॉट सेम, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है, वो बताता है कितना बेंडिंग हो सकता है मीडियम में। मास डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना भरा हुआ है चीज, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना भरा हुआ है। अब एग्जांपल देख लो, केरोसिन का अगर मास डेंसिटी निकाला जाए केरोसिन, तो कितना निकलेगा? लगभग 800 kg पर मीटर क्यूब। एक पर्टिकुलर मीटर क्यूब के अंदर में, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, है ना। अगर हम एक केन ले ले तो उसके अंदर में केरोसिन कितना भरा होगा? उसके अंदर में 800 kg केरोसिन हम भर सकते हैं, तो उसका डेंसिटी कहलाएगा। वेयरएज वाटर का मास डेंसिटी कितना होगा? वाटर का ये लगभग 997 kg पर मीटर क्यूब है, यानी उसी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर में 997 है, लगभग 1000 kg भर सकते हो। यानी किसका डेंसिटी ज्यादा है? हाँ, किसका मास डेंसिटी किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है। लेकिन तुम देखो ऑप्टिकल डेंसिटी का मामले में केरोसिन का 1.44 है और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1.33। डिफरेंस देख रहे हो? मास डेंसिटी इसका ज्यादा है वाटर का, लेकिन वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन कम है, लेकिन उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों एक नहीं होता, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है कि लाइट उस मीडियम में जाने का कितना मोड़ा जाएगा। केरोसिन का मास डेंसिटी कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, यानी वो लाइट को वाटर के कंपैरिजन में केरोसिन लाइट को ज्यादा मोड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट एयर से आ रहा है तो वाटर जितना मोड़ सकता है लाइट को, उससे ज्यादा केरोसिन मोड़ेगा। दो उसका मास डेंसिटी कम है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोड़ने का काम उसका ज्यादा होगा। ये तो वही हो गया ना कि कोई इंसान पतला है, कोई इंसान मोटा है, तो बोले मोटा इंसान ज्यादा समझेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। पतला इंसान है तो कम समझेगा, ऐसा नहीं है। पतला इंसान भी क्या हो सकता है? ज्यादा समझ सकता है, मोटा इंसान भी कम समझ, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि हम मास देख लेगा तो बोलेगा नहीं ये ज्यादा समझ पाएगा, या फिर इसके पास ज्यादा ताकत होगा, चीजों को ज्यादा मोड़ पाएगा, है ना। इसका वजन ज्यादा है तो ये ज्यादा मोड़ पाएगा, और वो पतला है बेचारा, वो मोड़ ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी पतला इंसान भी ज्यादा मोड़ के चला जाता है ना, और मोटा इंसान भी मोड़ नहीं पाता है। वो ये मोड़ना मतलब बेंडिंग करना, बेंडिंग मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, चलो, तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ऑफ अ मीडियम, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है ना। जितना लाइट का स्पीड होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका ऑप्टिकल डेंसिटी आएगा, ना कि मास के रिस्पेक्ट में, ना कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है ना। या फिर तुम कह सकते हो कि अगर मीडियम चेंज होगा तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होने के साथ साथ उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, इस वजह से उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग आएगा। समझ गया ना? ओके, देखो, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उसका एन का वैल्यू कम होगा, और जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा उसमें एन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, तो ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए दोनों को आपस में, तो हम इसको कह सके ये ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकली रेयरर है। और ये क्या है? ये ऑप्टिकली डेंसर है। मतलब जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा वो ऑप्टिकली डेंसर, और जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा ऑप्टिकली रेयरर। जैसे कंपेयर कर लो, अब लाइट को हम एयर से आने देते हैं, एयर में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कहाँ जा रहा है? ये लाइट कहाँ जा रहा है? लाइट जा रहा है मान लो कि ग्लास में, तो ग्लास में लाइट का स्पीड देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लाइट का स्पीड इसका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इसका 1 के करीब है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 के करीब है ना, 1.5 है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब तुम बताओ कौन ऑप्टिकली रेयरर हुआ, कौन ऑप्टिकली डेंसर हुआ? ये दोनों में कौन रेयरर है, कौन डेंसर है? हाँ, इसमें लाइट का स्पीड कम है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, या लाइट का स्पीड ज्यादा इसलिए ऑप्टिकली रेयरर है, और इसमें लाइट का स्पीड कम है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इसलिए ऑप्टिकली डेंसर है। ओके, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर जिस मीडियम का, हमको कैसे पता चलेगा कि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा या अवे द नॉर्मल बैंड करेगा?
है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट जाएगा, वो डिपेंड करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी देख करके। ऑप्टिकल डेंसिटी मान लो एयर का 1 है और एक दूसरा मीडियम उसका 1.5 है। अभी लाइट आ रहा है, लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये लाइट आया, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बना लिए। अब बताओ कि लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, या फिर जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते में ट्रेवल करेगा? नहीं देख लो, तुम देख करके बताओ। यहाँ पे मैंने इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया है 1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अभी तुम्हें बताना है कि लाइट जब इधर से इस मीडियम में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होने वाला है? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने वाला है। क्यों बताओ, क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा? इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यहाँ पे, यानी ये ऑप्टिकली डेंसर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी ऑप्टिकली रेयरर है। ये देखो कंपेयर करो इसके साथ, एन का वैल्यू कम था ना, ऑप्टिकली रेयरर है, इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है, इसका एन का वैल्यू ज्यादा है यानी लाइट का स्पीड कम है, ऑप्टिकली डेंसर है। समझ गए ना? अभी लाइट मान लो इससे आ रहा है, n इक्वल्स टू 1.44 से आ रहा है, टू आ रहा है 1.33। बताओ क्या होगा? लाइट सीधा जाएगा, मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने वाला है इस केस में, है ना, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि अब एक केस में ऑप्टिकली डेंसर ये हो गया, ऑप्टिकली रेयरर ये हो गया, तो जब डेंसर से रेयरर की तरफ आता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। ठीक है, अब इस केस में बताओ क्या होगा? यहाँ पे 1.33 है, यहाँ पे 1.5 है, लाइट ऐसे आया। अब बताओ क्या होने वाला है? अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, सीधा चला जाएगा, अलोंग द नॉर्मल जाएगा, ये ऐसे ही ट्रेवल कर जाएगा। क्यों ऐसे ट्रेवल करेगा? लाइट अगर अलोंग द नॉर्मल आता है तो वो शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है, तो उसी पाथ में वो ट्रेवल करना चाहता है, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट नजर नहीं आएगा। दो उनका स्पीड सिर्फ चेंज होगा, है ना। इसमें लाइट का स्पीड क्या, किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा? ये v1 है v2 है, बताओ किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होने वाला है? v2 में लाइट का स्पीड ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है? सोच के बताओ। हाँ, इसमें ज्यादा है, v2 में लाइट का स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें n का वैल्यू ज्यादा है, जहां n का वैल्यू ज्यादा होगा वहां v का वैल्यू कम होगा, जहां n का वैल्यू कम होगा वहां v का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर ये दो मीडियम है n1 और n2 और ये दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है तो, और लाइट आ रहा है, क्या करेगा बताओ लाइट? यस, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, तो इस वजह से कोई चेंज नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी सेम यानी दोनों में लाइट का स्पीड सेम होगा, है ना, इस वजह से कोई बेंडिंग नजर नहीं आएगा, सीधा लाइट ट्रेवल कर जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि n1, n2 एंड n12 के बीच में रिलेशन। n1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। n2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ गए ना? ये तीनों के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। अगर ये तीनों के बीच में रिलेशन आ गया तो n2 और 21 तो रिलेटेड है आपस में, n12 और n21 आपस में रिलेटेड है, तो हमको तो अगर इनके भी इसके साथ रिलेशन मिल गया तो n21 का भी इसके साथ रिलेशन मिल ही जाएगा, है ना। बस n12 के जगह n1/n21 बैठा देना है, ठीक है। अब देखो ये जो n1 है वो क्या होता है? ये c/v1 होगा, c/v1 होगा, ठीक है। n2 क्या होगा? c/v2 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? v1 इक्वल टू c/n1 और ये क्या हो जाएगा? v2 इक्वल टू c/n2 हो जाएगा। अब n12 क्या होता है? तो ये होता है, बताओ ये क्या होता है? v2/v1। तो v2 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकता है ना, c/n2, और v1 के जगह में c/n1, तो यानी c/n2 इंटू n1/c, c कैंसल, n1/n2 यानी n12 क्या हो जाएगा? n12 क्या हो जाएगा? n12 इक्वल्स टू n1/n2। देख रहे हो रिलेशन? रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। ये पहला वाला पहले जगह पे, दूसरा वाला दूसरी जगह में। वेलोसिटी के जैसा नहीं है, है ना। वेलोसिटी और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों, है ना, आपस में इनवर्स है ना। ये डायरेक्ट है, n इधर भी n, दोनों भाई भाई, है ना, n12 n1/n2। तो उसी तरीके से n21 क्या होगा बताओ? n2/n1। समझ गए ना? हाँ, यानी तुमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.33 और बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, निकाल पाओगे?
क्या होगा फॉर्मूला, एन जी बाई एन डब्ल्यू, एन जी हो गया 1.5, एन डब्ल्यू हो गया 1.33, ऊपर दोनों ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, 150 बाई 133, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो, एन जी बाई एन डब्ल्यू होगा, हाँ एन जी डब्ल्यू है ना, डायरेक्ट देखो N21 N2 बाई N1, तो एन जी डब्ल्यू बाई एन जी इक्वल टू एन जी बाई एन डब्ल्यू, राइट, हाँ ओके। अब फिर से याद करो N21 जो है स्नेल्स लॉ को फिर से याद करते हैं हम लोग, है ना, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई, लाइट आ रहा है आई आई, है ना, ये आई हो गया और ये कहाँ आई, आर में आई, है ना, ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 में जा रहा है ना, मीडियम 1 ये मीडियम 2 हो गया, तो लाइट मीडियम 1 से आ रहा है और मीडियम 2 में जा रहा है, तो क्या बोल रहा है स्नेल्स लॉ, क्या बोलेगा, साइन आई बाई साइन आर, जो भी आई ले लो, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग में आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा, वो क्या होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है, ये कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ऑफ व्हाट, ऑफ 2, जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, समझे ना। अभी ये थोड़ा देर पहले अभी हम लोगों ने क्या निकाला, N21 इज N2 बाई N1, ये हो गया साइन आई बाई साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाएगा, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, N1 क्या था, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 क्या था, इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको इसके साथ, इसके साइन के साथ इंटू करना है, इसको इसके साइन के साथ इंटू करना है, बन गया रिलेशन, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और हमें कोई भी एक एंगल हमें पता है या साइन आई पता है तो साइन आर निकल आएगा, या फिर आई पता है तो आर निकल आएगा, है ना, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो, अब हम लोग 3 मीडियम्स, है ना, 3 मीडियम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या है वो, पहला दूसरा, पहला मीडियम 1, मीडियम 2 और ये मीडियम 3, ठीक है, लाइट को आने देंगे, यहां से लाइट आया और क्या होगा, मान लो ये मीडियम ए N1 N2 इज ग्रेटर देन N1, तो क्या होगा, लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, तो N2 बड़ा है, अब मान लो N3 N2 से भी बड़ा है, तो क्या होगा, ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए, नहीं जाने देगा, इसको और मोड़ेगा। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, अभी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ये मीडियम। देखो अगर स्पीड दिया हुआ है ना तो बहुत आसान हो जाता है, ये क्या होगा, स्पीड दिया हुआ है, जहां से आ रहा है वहां का स्पीड डिवाइडेड जिसमें जा रहा है वहां का स्पीड, स्पीड दिया हुआ तो बहुत आसान हो जाएगा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ठीक है। अगर स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और हमें तीनों का N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, N3 दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालने का फॉर्मूला हो गया, पहले हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखो लाइट जब 1 से 2 में जाएगा, पहले तो 1 से 2 में जा रहा है ना, तो पहले 2 का निकाल लेते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, फिर क्या करेंगे, फिर निकाल लेंगे 3 का विद रिस्पेक्ट टू 2, 3 का विद रिस्पेक्ट टू 2, और ऐसे करने से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 1, समझ आ रहा है ना। 3 का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, वो कैसे निकलेगा, पहले 2 का निकाल लेंगे 1 के रिस्पेक्ट में और फिर 3 का निकाल लेंगे 2 के रिस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा दोनों, समझ गया ना। इसको हम लोग अब तोड़ सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1, और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू N3 बाई N2, तो ये N2 N2 कैंसिल हो गया, एक रिलेशन बन गया है, और एक रिलेशन में ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, N3 बाई N1, तो N31 अगर बोले, है ना, तो डायरेक्ट N3 बाई N1 कर देना, अगर N1 N2 N3 दिया हुआ है तो, समझ में ना। और रिलेटिव अगर दिया हुआ है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया हुआ है, 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 दिया हुआ है, तो फिर ये रिलेशन का यूज करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालने के लिए, है ना। अच्छा, अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 निकालना विद रिस्पेक्ट टू 3, तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को तुम चेंज करो, चेंज करके बताओ, ऐसे तो बहुत आसान हो जाएगा, N1 बाई N3 हो जाएगा, है ना, स्पीड दिया हुआ है तो भी आसान हो जाएगा, क्या होगा, V3 बाई V1 हो जाएगा, लेकिन हमें रिलेटिव अगर दे दिया गया है तब कैसे निकालेंगे, अब निकालना है किसका, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो पहले लाइट को हम 3 से 2 में ले जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, फिर 2 से 1 में ले जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, समझ गए ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 मतलब क्या होता है ना, 1 का निकालना है 3 के रिस्पेक्ट में, तो लाइट को इधर से भेजना है, इधर से भेजेगा तो इसमें पहले घुसेगा, तो इसका निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, और फिर क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, हो गया, समझ गया ना। हाँ बस ये हो गया।
ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट किया ऑन एन इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। तो मान लो, ठीक है, ये डायमंड हो गया और ये वाटर हो गया, और ये इमेजिनरी सरफेस है जो दो को सेपरेट करनी है, इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस है किसका, डायमंड और वाटर का। ठीक है, गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.33। अभी बोला ड्रॉ द डायग्राम बाय शोइंग रिफ्रैक्टेड रे एंड मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे दिखाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाना है। लाइट रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है ऑन इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। यानी मान लो कि वाटर से आ रहा है लाइट, है ना, वाटर से लाइट आ रहा है, वाटर से आया, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ नॉर्मल बनाना है। अब बताओ लाइट का क्या होगा, वो क्या करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। क्यों, वो जा रहा है रेयरर से डेंसर की तरफ, इस वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। समझ गए? देखो यहाँ डायमंड पहले लिखा गया, वाटर बाद में लिखा गया है ना, यहाँ डायमंड पहले लिखा गया, तो हम अगर डायमंड को हम पहले लिख देते हैं डायमंड, और यहाँ पे वाटर। अब लाइट आ रहा है डायमंड से, है ना, यहाँ पे नॉर्मल बन गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डायमंड टू डायमंड एंड वाटर, है ना, डायमंड से वाटर जाता है तो डायमंड टू वाटर जाएगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और अगर वो वाटर टू डायमंड जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रहा है। ठीक है, यहाँ सब कुछ क्लियर है, एयर से वाटर की तरफ जा रहा है, एयर और वाटर। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, तो बताओ क्या होगा, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता है ना 1 होता है। तो बताओ क्या होने वाला है लाइट का, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाने वाला है। ठीक है, अभी पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी वाटर। ओके, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये फॉर्मूला है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो इससे हम क्या करेंगे, VW निकाल देंगे, C बाय NW, तो C इक्वल टू 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और NW हमें दिया हुआ है 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9/4 × 10⁸, डिवाइड करोगे तो लगभग 2.25 × 10⁸ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अभी बोला गया विल इट बेंड अवे और टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होगा, आंसर होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, और हमें पूछ रहा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या निकाल पाओगे, हमें फॉर्मूला पता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है बोलो, NGW इक्वल टू NWG इक्वल टू NW/NG, NW 4/3 है और NG कितना है 3/2 है, तो 4/3 × 2/3 तो 8/9 हो जाएगा। अगर हमें पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ तो क्या होगा, 9/8, इसका बस रेसिप्रोकल कर दो 1/NWG, यानी ये 9/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बताओ क्या होगा, 1/NW ना, यानी 1/1.33, यानी 100 से मल्टीप्लाई करो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अगर होता है तो, नहीं तो छोड़ देना ऐसे ही या डिवाइड कर लेना।
ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले ये समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, या जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ज्यादा लाइट का बेंडिंग होगा उस मीडियम में। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसलिए लाइट में डायमंड में जो लाइट है सबसे ज्यादा मुड़ता है। इस वजह से तुम वो जो डायमंड है वो बहुत ही शाइनी अपीयर करता है ना। तो उसका एक रीजन क्या है, वो है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बेंडिंग ऑफ लाइट या ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा लाइट का स्पीड होने से ऑप्टिकल डेंसिटी उसका कम होगा, और लाइट का स्पीड कम हो गया तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 मीडियम दिया हुआ है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अभी हमें बता रहे हैं विच मीडियम हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी यस इज डायरेक्टली, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा डायमंड का है, तो इस वजह से इसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा डायमंड का ही होगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, किस मीडियम में लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा, अल्कोहल में होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जितना वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना उस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा, बेंडिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगा, ओ सॉरी मिनिमम बेंडिंग ऑफ लाइट कहां देखने को मिलेगा, यस अल्कोहल में देखने को मिलेगा। और बोलता मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट कहां मिलेगा देखने को, डायमंड में मिलेगा। क्यों? इनवर्स, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट उतना ही ज्यादा बेंड करेगा उस मीडियम में। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बोला गया, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कितना है 3/2। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये कितना है 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस, ग्लास में लाइट का स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट का स्पीड कितना होगा। यानी ये चारों के बीच में कुछ रिलेशन है, कोई रिलेशन पता है तुम्हें इन चारों के बीच में? देखो हमें ये पता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होता है VW/VG, जिसमें जा रहा है उसका नीचे है ना, और जिससे आ रहा है उसका ऊपर में। और फिर हमें एक और रिलेशन पता है, वो है NG/NW। ये पता है ना NGW क्या होता है, NG/NW। तो इन चारों के बीच में रिलेशन मिल गया ना हमें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनका वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन को हम लोग यूज कर लेंगे। VW क्या है, VW तो हमें निकालना है, VW निकालना है तो काम करते हैं NG/NW इंटू VG कर देते हैं। अब ये सारा इस साइड में जितना कुछ है सब नोन है हमारा, हम सब जानते हैं। NG का वैल्यू 3/2, NW का वैल्यू 4/3 और VG का वैल्यू 2 × 10⁸, 3/2 इंटू 3/4 इंटू 2 × 10⁸। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी ये आ गया तुम्हारा 9/4 इंटू 10⁸, यानी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया उस मीडियम में लाइट का स्पीड, मतलब वाटर में लाइट का स्पीड हो गया 2.25 इंटू 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी हमें आर का वैल्यू पूछा है और फिर पूछा एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो देखो नॉर्मली लाइट को ऐसे आना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हुआ, इतना मुड़ गया है, तो कितना मुड़ा है ना वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका हो क्या होगा, ये देखो ये आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इससे एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, वो क्या होगा आई माइनस आर, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, आई तो पता ही है तुम्हें 60 डिग्री, बस आर ढूंढना है, यहाँ बैठाना है, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। तो आर ढूंढते हैं, आर कैसे ढूंढेंगे, तो देखो यहाँ एंगल वगैरह रिलेटेड है, यानी स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो और ये क्या होता है, ये तो रिलेटिव है, वहां दोनों एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो हम जानते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट को कैसे रिलेट किया जाता है। साइन आई हो गया 60 डिग्री, साइन आर हमें नहीं पता, n2 हमें पता है √3 है, n1 हमें पता है 1 है, साइन 60 का वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है बाई साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 और ये √3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू साइन आर, ये और ये कैंसल 1/2। अब बताओ साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ कौन से एंगल पे होता है, 1/2 कौन से एंगल पे होता है, देखो साइन ऑफ विच, कौन सा एंगल 1/2 देता है, साइन 45 डिग्री नहीं,
अच्छे से देखो 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री हमें 1/2 देता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 देता है। ठीक है, तो ये देखो ये साइन और साइन इमेजिन करो कैंसिल हो गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री आ गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आ जाएगा 30 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन भी 30 डिग्री।